Okay, good morning everyone. I have started the recording. Start करते हैं बच्चों. हाँ एलन बोलो. फ्रिक्शनलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है इसलिए वो रोटेट नहीं करता. मासलेस नहीं होने की वजह से क्या होगा, ऊपर और नीचे टेंशन सेम रहेंगे. ओके मैं आपको और बता दूंगा आज. ठीक है, वही चीज आज पढ़ा रहा हूँ. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. मार्क्स वगैरह लगा लिए? आ गया क्या रिजल्ट आप लोगों का TWT का? प्लीज रिप्लाई यस और नो. नहीं सर. यश दुबे कह रहा है नहीं, और वीरती कह रही है, बच्चे कह रहे हैं आ गया है. कितना है बच्चों? मार्क्स लिखो अपना चैट में. फिजिक्स में कितना है और टोटल कितना है? ये ध्रुव आपने टोटल मार्क्स लिखे हैं या फिजिक्स के लिखे हैं? परसेंटेज नहीं चाहिए मुझे, मार्क्स चाहिए. हेमंत टोटल मार्क्स बताओ. अच्छा यार, बहुत बच्चों के दिख रहे हैं मुझे 70 के ऊपर. तो समर स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 80. दैट्स गुड. फिजिक्स में वेरी गुड. दिव्या चलो एक दो दिन में टोटल रिजल्ट भी आ ही जाएगा. वेदांत यार इसके बारे में तो मैं क्या बोलूं. 7 अनअटेम्प्टेड 17 दिखा रहा है अनअटेम्प्टेड. तो वेदांत कैन यू स्विच ऑन योर माइक? पेपर तो सिंपल ही था, वही था, बस टाइम वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक है. स्पीड टाइम लिमिट में सॉल्व करो. अब आगे मैंने आपको कल भी लेक्चर में बोला था कि अब आपको जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? DC पांडे से कर लो या उससे कर लो, आपके HC वर्मा से. चलो अच्छा है बच्चों. जिनके भी 60 से कम है बच्चों, स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल था. ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. अब मैं वो पुली को मैंने मार्क्सलेस लिया है तो मैं उसका एप्लीकेशन बताऊंगा. तो अब हम आगे देखेंगे स्ट्रिंग और पुली कंस्ट्रेंट्स. उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. फाइन. एक बच्चा रेज हैंड कर दो, किसके साथ डिस्कस करूं मैं? अरे आप तीनों के साथ तो मैं करता ही हूँ. और कोई? हाँ दीप्ति. यस सर. हाँ बच्चे देखो, नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग और पुली कंस्ट्रेंट. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालेंगे. कंस्ट्रेंट रिलेशन से बेसिकली होगा क्या, हमारे पूरा चैप्टर में अब आगे एजेंडा होगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, वो सारी चीजें. तो होगा क्या कि हम है ना FBD बनाएंगे. FBD बना के इक्वेशंस लिखेंगे. तो जब मैं FBD बना के इक्वेशंस लिखूंगा तो मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे, है ना, नंबर ऑफ इक्वेशन से. तो अगर मेरे पास 4 इक्वेशन है तो मेरे पास 5 वेरिएबल हो गए, या 3 इक्वेशन है तो 4 वेरिएबल हो गए. तो अब मैं ऐसी जगह अटक जाऊंगा कि यार मेरे पास इक्वेशन तो 3 ही है और वेरिएबल ज्यादा है. तो उसके लिए मुझे एक इक्वेशन और चाहिए. तो वो एक इक्वेशन कहाँ से निकलती है? कंस्ट्रेंट रिलेशन से निकलती है, जिसका थोड़ा सा आइडिया मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था कि विद इन अ स्ट्रिंग, है ना, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सेम रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग. राइट. उसी चीज को अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रिंग और पुली कंस्ट्रेंट. ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूं. इट इज अप्लाइड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स
कनेक्टेड वाया पुली एंड स्ट्रिंग, पुली और स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड है उसके, है ना, Okay. ब्लॉक्स, उनके बीच में रिलेशन निकालना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिचुएशन कंसिडर करी है जहां पे एक स्ट्रिंग है जिसको मैं येलो से री हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज स्ट्रिंग 1। Okay. ओके, Yes. ये यहाँ पे हमारा पुली 1 है, ये हमारा पुली 2 है, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग 2 है जहाँ पे हमने M2 को से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ स्ट्रिंग 1 है जहाँ पे M1 से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, Yes. मान लो ये A2 से नीचे जा रहा है, ये नीचे जाएगा तो M1 A1 से ऊपर जाएगा, राइट। कुछ नहीं दे रखा तो किसी को भी मान लेना, कोई नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा, अकॉर्डिंगली दिमाग लगाना है बेसिक सा कि अगर M2 ग्रेटर देन M1 है तो हमारे दिमाग में एक सिंपल कंडीशन आती है कि M2 वही नीचे जाएगा और M1 हमारा ऊपर जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि हम पुलिस को आइडियल लेंगे, आइडियल मतलब क्या, मासलेस, ठीक है। अच्छा एक मिनट, जिन बच्चों को डाउट है उनका हाथ, ध्रुव बोलो बच्चे। सर वो एक स्ट्रिंग थोड़ी है तो नीचे ऊपर कैसे जाएगा? बच्चे M2 नीचे जाएगा, M2 नीचे जाएगा, हाँ है ना, तो ये पुली जो कनेक्टेड है वो नीचे जाएगा। हाँ, अच्छा हाँ सर, वैसे ऑब्वियस है ना, वैसे क्या, तो वैसे ही होगा ना, राइट। यस सर। तो पुली P2 नीचे जाएगा, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये खींचेगी नीचे की तरफ, तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। प्लीज रिप्लाई, माइक ऑफ कर दिया इन्होंने तो। हाँ भाई अयान। सर P1 मूव कैसे करेगा? P1 क्यों, क्योंकि किसने कहा वो मूव तो करेगा? कनेक्टेड है ना। P1 किसने कहा मूव करेगा? मैंने कहा P2 मूव करेगा। खाली P2 ही करेगा ना? हाँ, अच्छा, मतलब आपने जो अभी समझाया वैसे ही ना, अगर M2 नीचे मूव करेगा उसकी वजह से स्ट्रिंग 1 ऊपर मूव करेगा स्ट्रिंग और 1 नहीं M1 मूव भी करेगा उसके भाई, ऊपर सुनो जाएगा। सुनो सुनो, पता नहीं आप लोग क्या सुनते हो। M2 नीचे मूव करेगा तो M2 के नीचे मूव करने से उसके साथ जो P2 पुली है वो भी नीचे मूव करेगा। P2 पुली नीचे मूव करेगा तो उसके आजू बाजू जो स्ट्रिंग जा रहा है वो स्ट्रिंग 1 है, राइट। तो हाँ स्ट्रिंग सर, 1 हाँ को नीचे की तरफ खींचेगा तो उसकी वजह से M1 ऊपर जाएगा, राइट। हाँ सर, यही समझा था मेरे को। हाँ ठीक, लोअर योर हैंड। तो दीप्ति ये हाँ होगा। अब Yes. मैंने कहा था पुली को आइडियल लेना है, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। फ्रिक्शनलेस लेने की वजह से क्या होगा, स्ट्रिंग्स यहाँ पे इसको रोटेट नहीं कराएंगे, फिसल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? Yes sir. मासलेस लेने की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं जो हमारे बहुत काम आएगा। ऑल पुलीज आर मासलेस। अगर पुली मासलेस है तो एफ नेट ऑन पुली, नेट फोर्स कितना होता है जो मैंने पढ़ा है आज तक किसी भी चीज पे, नेट फोर्स Mass into acceleration. वेरी गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मेरा मास ऑफ पुली 0 है क्योंकि मासलेस लिया है, Yes. तो नेट फोर्स क्या होगा, 0. नेट फोर्स 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 होने की वजह से हम, मैंने ये भी पढ़ा है अलग अलग स्प्रिंग्स पे अलग अलग टेंशन होता है, Yes sir. तो उसकी वजह से मैं दो स्ट्रिंग्स दिख रही है मुझे यहाँ पे, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। Yes. ये स्ट्रिंग 1 और ये स्ट्रिंग 2, मैं इन दोनों के टेंशन का रिलेशन निकाल सकता हूं। ओके, कैसे निकाल सकता हूं? विद द हेल्प ऑफ पुलीज। पुलीज अगर मासलेस हैं, जैसे अभी अपन बात करते हैं P2 की, ठीक है, तो P2 की बात कर रहे हैं, ये हमारा P2 है नीचे वाला, है Yes. ना। इसमें ऊपर टेंशन T लग रहा है, स्ट्रिंग 1 में मैंने टेंशन T माना है, इधर भी T लग रहा है, इधर भी T लग रहा है बच्चे। Yes sir. ऐसा समझ लो कि ये आपका लेफ्ट ईयर है, ये आपका राइट ईयर है, और दोनों को ऊपर खींचा है स्ट्रिंग से, है ना। हमारे कानों को ऊपर खींच रहे, सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन T। नीचे मेरे सर के नीचे है ना, मैं ऑल खींच रहा हूँ किसी चीज से जिसका टेंशन T डैश ले लिया, करेक्ट। Okay. तो अपवर्ड T और नीचे कितना T डैश, राइट। Yes sir. तो एफ नेट वाई कितना हो गया, T प्लस T माइनस T डैश, Minus दैट T मस्ट बी इक्वल टू 0। Yes sir. तो यहाँ से 2T की वैल्यू कितनी आ गई, T डैश आ गया। Dash. हाँ. सो T डैश कम्स आउट टू बी व्हाट, 2T। Yes. क्लियर है? तो हम पुलिस से फटाफट रिलेशन लिखेंगे, ठीक है,
कि अगर पुली के ऊपर 2t लग रहा है तो नीचे वाली स्ट्रिंग में t डैश हो जाएगा, अगर नीचे t लग रहा है ऊपर 2 है तो ऊपर t/2 हो जाएगा। सिमिलरली p1 की बात करते हैं तो p1 में मैंने ये ब्लू से हाईलाइट कर रखा है, ऊपर क्या है स्ट्रिंग 3 जिसे t डबल डैश बता रखा है, राइट। ओके तो अगर यहाँ पे p1 की बात करूंगा तो t डबल डैश ऊपर और नीचे t, क्योंकि यहाँ पे एक आर्म यहाँ पर है, एक आर्म यहाँ पर है स्ट्रिंग का। तो कितना होगा f नेट y अगेन t डबल डैश माइनस टी इक्वल टू 0। तो t डबल डैश की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2t आ गई। आई बात समझ में? हाँ। ओके अब मैं जो आपको कह रहा था कि हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने की जरूरत है, क्यों जरूरत है देखते जाना। FBD ऑफ M2 देखते हैं हम। M2 कौन सा है बच्चे, ये वाला नीचे वाला, यस राइट। तो इसमें मुझे दिख रहा है ऊपर लग रहा है t डैश दैट इज 2t, हाँ नीचे लग रहा है m2g। यस सर मैंने मान लिया नीचे एक्सेलरेशन है। अगर हाँ। नीचे एक्सेलरेशन है तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, m2g माइनस 2t होगा, दैट इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स। यस ओके, और दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। यस तो m2g माइनस 2t इज m2a2, f नेट डाउन इनटू मास इनटू a डाउन, राइट। यस सर हाँ डिपेंड यहाँ पे टेंशन फोर्स इसलिए इक्वल हो रहे हैं ऊपर और नीचे के, क्योंकि मासलेस पुली है, मासलेस पुली है तो नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होंगे। तो यहाँ पे P2 में मुझे दिख रहा है अपवर्ड T प्लस T, तो 2T अपवर्ड फोर्स हो गया, डाउनवर्ड फोर्स हो गया T डैश, तो नेट फोर्स 0 है तो T प्लस T माइनस T डैश इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, ओके वो लेक्चर के एंड में पूछना मुझसे, ठीक है। तो दित्ती हम देख रहे थे एफ नेट डाउन कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ यस सर ओके, तो m2g माइनस 2t इज इक्वल टू m2a2। FBD ऑफ m1 बनाता हूँ, ऊपर टेंशन T लग रहा है, नीचे m1g लग रहा है और हाँ। ऊपर a1 एक्सेलरेशन लग रहा है। तो F नेट अब कितना आएगा, m इंटू a अप T माइनस m1g इक्वल टू m1a1। ये इक्वेशन 2 बन गई, यस करेक्ट। सो वी हैव, हमारे पास दो इक्वेशन बनी। यस वेरिएबल कौन कौन से, टेंशन T वेरिएबल है, And- A2 वेरिएबल है हाँ। और A1 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स हैं। So we have 2 equations, but we have 3 variables, T, A1, A2. Hence, we can't get values of all 3 variables. हम तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। थर्ड इक्वेशन इज फाउंड, तो हमें तीसरी इक्वेशन चाहिए, तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, थर्ड इक्वेशन इज फाउंड यूजिंग स्ट्रिंग और पुली कंस्ट्रेंट। तीसरी इक्वेशन हमें मिलेगी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से या पुली कंस्ट्रेंट से। अब इसके 3 मेथड होते हैं, है ना, रिलेशन निकालने के। मैं तीनों नहीं बताऊंगा, तीनों काम के नहीं है, 2 मेथड बताऊंगा। पहले वाला बेसिक टेक्निक है इसलिए वो सिखा रहा हूँ, है ना, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में वही यूज करूंगा। फिर उसके बाद सेकंड वाला शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसे वर्चुअल वर्क कहते हैं, और सेम जो पहले मेथड में 5-6 क्वेश्चन कराए सारे के सारे सेम क्वेश्चंस वर्चुअल वर्क से भी कराऊंगा। तो आपके पास 2 टेक्निक होंगी सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बेसिकली स्ट्रिंग या पुली कंस्ट्रेंट निकालने के लिए, ठीक है। सो मेथड 1 है स्ट्रिंग या पुली कंस्ट्रेंट में, दैट मेथड इज नोन एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेथड। अब मैंने जितनी जो भी रस्सी ली है, जो भी स्ट्रिंग ली है हाँ क्वेश्चन के अंदर, उसकी लेंथ तो फिक्स है ना, यस चेंज थोड़ी हो जाएगी, राइट। तो ये मेथड हाँ। उसी के ऊपर बेस्ड है। वी नो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, वो क्वेश्चन में कांस्टेंट रहेगा। एक साइड लेंथ बढ़ेगी तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली लेंथ को उतना ही कम होना पड़ेगा ताकि लेंथ सेम रहे। बढ़ेगी मतलब एक अगर ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो उस साइड में लेंथ बढ़ती हुई दिखेगी, तो दूसरी साइड ऑब्जेक्ट को ऊपर जाना पड़ेगा ताकि सेम अमाउंट से लेंथ कम हो जाए। समझ में आ रही है बात? हाँ यस सर ठीक है, तो इससे हम रिलेशन निकालेंगे एक्सेलरेशन का। कैसे निकालेंगे, आई विल मेक यू सॉल्व मेनी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे देखना,
M2 ऑब्जेक्ट है, M1 ऑब्जेक्ट है, दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, Yes, राइट। sir. अब मैं ये कह रहा हूँ ऊपर A2 से एक्सेलरेट कर रहा है या ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है और ये नीचे जा रहा है A1 से और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, गिवन है हमें M1 इज ग्रेटर देन M2, ये पुली फिक्स्ड है, हाँ. ठीक है। अब स्ट्रिंग लेंथ क्या कहता है मेथड? स्ट्रिंग लेंथ मेथड ये कहता है कि स्ट्रिंग लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, Yes, करेक्ट। sir. हाँ. स्ट्रिंग लेंथ अगर मैं इस फिगर में देखूं तो लेंथ ए बी होगा, ए से बी, Yes. फिर लेंथ क्या होगा, बी सी होगा, बी से सी जो सर्कुलर हाँ. पार्ट पर है, Yes. और फिर ये होगा सी डी, सी टू डी, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट के, Constant. हाँ. है ना। अब मैं एक एक करके इन वेरिएबल्स को उठा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले बीसी की बात करते हैं। बीसी वाला पार्ट हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये पुली है हमारा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट मेरा सी है, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये हमेशा ही पाया रहेगी, सरकमफेरेंस। हाँ. यहां से कुछ पार्ट ऊपर जाए, यहां से कुछ पार्ट नीचे आए, बट ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें तो हाँ, कोई चेंज yes. आएगा नहीं हाँ. जब तक कि पूरी स्ट्रिंग ऊपर से निकल के बाहर नहीं आ जाए, वो होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, राइट। हाँ. Yes. यहां तक समझ में आता है? Yes. तो हम क्या कह सकते हैं, जो मैं समझा रहा था, मैं इसको रब कर देता हूँ, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि हमारा ये जो लेंथ है ये हमेशा फिक्स रहेगा, दिस पार्ट विल ऑलवेज बी देयर ऑन पुली, ओके। हाँ. तो एल ए बी प्लस एल सी डी इक्वल्स टू के माइनस एल बी सी, इसको कुछ और Yes. नया कांस्टेंट दे दो, के डैश के वन कुछ भी दे दो। Yes, sir. लेंथ ए बी प्लस लेंथ सी डी इक्वल्स टू के माइनस एल बी सी, जिसको मैंने के वन कह दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑन मूवमेंट ऑफ M1 एंड M2, M1 नीचे जा रहा है तो उसकी वजह से M2 ऊपर जाएगा, Yes, sir. राइट। तो वही लिख रखा, ऑन मूवमेंट ऑफ M1 एंड M2 देयर विल बी चेंज इन LAB एंड LCD। LAB और LCD की लेंथ में चेंज आएगा, बट चेंज ऐसा आएगा कि नेट चेंज विल ऑलवेज बी जीरो। LAB में जितना लेंथ बढ़ा उतना ही LCD में कम होगा, ताकि Yes. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहे। समझ में आई हाँ. Yes, sir. बात? ओके। तो किसी को कहीं भी डाउट आए तो रेज हैंड कर देना, फिर मैं आपका डाउट लूंगा। तो मुझे ये समझ में आता है, डेल्टा LAB प्लस डेल्टा LCD इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो रीजन ये है, LAB प्लस LCD कांस्टेंट K है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू DL, तो DK बाय DL विल बी इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मैं पढ़ा के आया हूँ, राइट। हाँ. सिर्फ इतना ही कैलकुलस यूज होता है। आपको दिख रहा होगा कि कैलकुलस का यूज उतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, हमें ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है। हाँ. तो चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन लेंथ को DL से डिनोट करते हैं और फाइनाइट चेंज इन लेंथ को डेल्टा LAB से, Yes. राइट। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा LAB प्लस डेल्टा LCD इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन यहाँ पर, जिसको मैं ऑरेंज से दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? Yes, हो गया sir. प्रूफ, है ना। वैसे मैंने इसका ओरल प्रूफ भी बताया था। तो फंडा फाइनली क्या है, डेल्टा LAB प्लस डेल्टा LCD इज इक्वल टू जीरो, DLAB प्लस DLCD इज इक्वल टू जीरो। दिस, ये जो मैं विदाउट वेरिएबल नीचे लिखा है ना, इस डिफरेंशिएशन को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएट कर दो, उसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ इज डन विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, और डिनोमिनेटर में वो वेरिएबल नहीं लिखा, इसीलिए उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे मैं dy by dx लिखता हूँ ना, हाँ. तो dy by dx इज प्रॉपर डिफरेंशिएशन, जहां पे हमने बता रहे हैं कि y को हमने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। Okay. अगर मैं सिर्फ dy लिख दूं तो वो मैं कहूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन है।
किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया है, बट वो मैंने नहीं बताया। समझ में आ रही बात? हाँ डिफरेंशिएशन करने के मेथड में कोई चेंज नहीं है, मेथड सेम ही है। ओके, हाँ। तो मुझे यहां से समझ में आ गया डेल्टा एल ए बी और डेल्टा एल सी डी का एडिशन 0 होगा। अब डेल्टा एल ए बी कितना होगा, तो और उसका कन्वेंशन क्या होगा, उस पर बहुत फोकस करना है हमें अच्छे से। तो हम जब क्वेश्चन में जा रहे हैं तो मैंने क्या कहा, m1 कितना जा रहा है बच्चे, x1 से नीचे जा रहा है। यस सर। यहाँ पे दे रखा है m1 इज मूविंग डाउन विद डिस्प्लेसमेंट x1, है ना, Yes. और m2 इज मूविंग अप विद डिस्प्लेसमेंट x2। हाँ तो मैं ये कह सकता हूँ चेंज इन लेंथ इन ए बी कितना आएगा, x1 आएगा, हाँ और चेंज इन लेंथ इन सी डी कितना आएगा, x2 आएगा। 2 यस। अब इसका कन्वेंशन क्या फॉलो होता है वो मैं बता रहा हूँ, वो मैंने लिख भी रखा है बच्चों। कन्वेंशन ये फॉलो होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और लेंथ कम होगा तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। उसका सिंपल लॉजिक है, डेल्टा डिनोट्स एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, डेल्टा एल ए बी। हाँ अगर मैं डेल्टा एल लिखता हूँ, डेल्टा डिनोट्स व्हाट, चेंज, चेंज मतलब Yes. फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट। हाँ यस सर। तो अगर मेरा लेंथ बढ़ेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल में फाइनल बड़ा होगा इनिशियल से, यस सर। तो वो डेल्टा एल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ और अगर मेरा लेंथ कम होगा तो डेल्टा एल क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, जिसमें डेल्टा एल कम नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एल फाइनल विल बी लेस देन एल इनिशियल, क्योंकि लेंथ कम हो रहा है, करेक्ट। हाँ ओके। तो कन्वेंशन में मुझे ये दिखना चाहिए, जैसे m1 है, m1 नीचे जा रहा है तो लेंथ ए बी बढ़ेगा, यस सर। राइट। क्यों बढ़ेगा, अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद m1 यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये लेंथ बढ़ गया, यस सर। करेक्ट। इतने अमाउंट से बढ़ गया तो डेल्टा एल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ राइट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा एल ए बी विल बी इक्वल टू प्लस x1, और यही सी डी के लिए लिखूंगा तो ये माइनस x2 लिखूंगा क्या, यस सर। क्योंकि वहां पे लेंथ कम हो रहा है। तो वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखते जाओ। डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल सी डी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एल ए बी इज प्लस x1 and delta LCD is minus x2, that is equal to 0. Positive because due to movement of m1 LAB increases, and negative because due to movement of m2 LCD decreases. समझ में आ रही है बात? यस सर। तो यहाँ से x1 minus x2 किसके इक्वल आया, 0 के। तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये v1 आ जाएगा, हाँ इक्वल टू v2, यस और सर। ये a1 आ जाएगा इक्वल टू a2। वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट किया, ऑन डिफरेंशिएटिंग x we get velocity, and on differentiating v we get acceleration। Yes. आई क्या बात समझ में? हाँ तो लेंथ वाला मेथड समझ में आया। यस सर। और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो आपका माइक ऑफ कर लो, मैं किसी और के साथ डिस्कस करता हूँ। शुभम आपने पहले रेज हैंड किया, शुभम माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। ओके फाइन, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। शुभम यार आपके पीछे डिस्टरबेंस आप अब नहीं आ रहा है। ओके एग्जाम्पल 2, बच्चे माइक ऑन है ना आपका? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये फिक्स सपोर्ट है, उससे हमने P1 को कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग घूम के आ रहा है, ये P2 है, ठीक है। येलो से जिसको मैंने मार्क कर रखा है, जिस मैं येलो मार्कर ही चला रहा हूँ, वो मेरा स्ट्रिंग 1 है, यस सर। ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज से जिसको मार्क कर रखा है, ये मेरा स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। स्ट्रिंग 1 पे मैंने टेंशन T मार्क कर दिया है, ठीक है। यहाँ टेंशन T होगा, यहाँ टेंशन T होगा, यहाँ टेंशन T होगा। स्ट्रिंग 2 पे मैं ऑरेंज से उल्टे से मार्क कर रहा हूँ, नीचे की तरफ आएगा। यहाँ मैं डायरेक्टली लिख दूं कि ये 2T आएगा स्ट्रिंग 2 पर, क्योंकि P2 जो पुली है हमारा मासलेस है, और अगर P2 मासलेस है तो ऊपर और नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल होंगे,
ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ऊपर टी लग रहा है और इधर टी लग रहा है। नीचे कितना लगेगा? जो भी लगेगा ऊपर के इक्वल होगा। तो ऊपर टी प्लस टी 2t, तो नीचे भी 2t लगेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो आयान। नहीं समझा सर। क्या नहीं हमने समझा बोला कि बच्चा? पुली मासलेस है, इसीलिए पुली पे ऊपर के साइड टूटी लग रहा है, इसीलिए नीचे के साइड भी टूटी लगेगा। क्योंकि मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होगा। हाँ और सर। नेट फोर्स अगर 0 होगा तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। हाँ तो हाँ ऊपर अगर 2t लग रहा है तो नीचे भी क्या लगेगा? टूटी। लोअर योर ओके हैंड। सर, क्लियर। अनुज बोलो। सर अगर नेट फोर्स 0 होगा तो ये पुली नीचे भी मूव नहीं करनी चाहिए ना? क्यों नहीं मूव करना चाहिए? क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है ना, तो मूव कैसे करेगा? क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता है? हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है ना? लेकिन फिर उसको रेस्ट से फिर वेलोसिटी देने के लिए कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ना? नहीं, हमने रेस्ट से जस्ट मूव करा दिया, जस्ट एक बार एक इंस्टेंस पे फोर्स लगा दिया और उस इंस्टेंस पे बात कर रहे हैं। सो लॉजिकली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, राइट? लॉजिकली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट थियोरेटिकली जो मैं चीज बता रहा हूँ वो समझ में आई कि हमने उसको Yes, जस्ट sir. एक बार मूव करा दिया, देन द पुली विल स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड बाकी Yes, की sir. चीजें एक्सेलरेट करेंगी। क्योंकि देखो, अगर आप रियल लाइफ में लोगे तो पुली का मासलेस तो होता ही नहीं, कोई भी चीज मासलेस तो होती ही नहीं है, हाँ, राइट? वैसा Yes, वाला sir. फंडा है। ओके ओके। फाइन। अथर्व सर, but x1 will be equal to x2 in example 1। हाँ, x1 और x2 इक्वल ही है। माइक ऑन कर सकते हो क्या अथर्व? मुझे नहीं समझ में आप क्या कहना चाह रहे हो। बट का क्या मतलब है? x1 और x2 इक्वल ही है ना पहले एग्जाम्पल में। आपका डाउट नहीं समझा बच्चे, प्रॉपर्ली लिखोगे? ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। हाँ यश दुबे सर वो बोलो। नेक्स्ट पेज पे जाओ ना। हाँ। सर P2 पे ऊपर 2T लग रहा है, नीचे तो 2T और वो 5G भी लगेगा ना? 5G क्यों लगेगा? सर वो मास है ना ये। मास आपका है वो पुली का है? सर 5m का मास ये, है। हाँ ये सर 5M का। तो इतने लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ, जो मास जिसका है उस पे लगेगा mg, पुली पे नहीं लगने लग जाएगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर, सॉरी, समझ में आ रही कंफ्यूज हो बात? गया। हाँ सॉरी सर। हाँ, ध्रुव बोलो। हेलो सर। हाँ सर इसके पहले वाले एग्जांपल में वो जो हम लोग ने इक्वल किया डिस्प्लेसमेंट, ये सब, तो इससे मदद कैसे मिलेगी? एक इक्वेशन कैसे बनेगा? बन गया ना, a1 और a2 इक्वल हो गया ना? उससे वहाँ हो जाएगा है a1 a2 इक्वल हो गया तो मेरे पास कितनी 2 इक्वेशन थी ना, तीसरी भी आ गई ना। ये क्वेश्चन में a1 और a2 इक्वल आ गए। अच्छा हाँ सर, यस सर। और सर वो दूसरे वाले एग्जांपल पे जाइए ना। और इधर P2 पे टेंशन, सर मैं अभी डाउट मालूम नहीं मेरे को क्या है सर, 2 मिनट। डाउट मालूम नहीं है, बट डाउट है सर, कुछ तो डाउट है। हाँ सर। क्या है वो मुझे नहीं पता, कब आएगा वो भी नहीं पता है। ओके, अंशुल बोलो बच्चे। सर x1 और x2 हमेशा इक्वल ही होंगे ना फिर? नहीं, उस केस में होंगे। आप इस केस की बात करेंगे तो नहीं होंगे। निकाला ना उस केस में, लेकिन right? x1 माइनस x2 हमेशा 0 होगा ना? इस केस में निकाला, हाँ। राइट? इस केस में जरूरी है? पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं क्या होगा। ओके हाँ हाँ शुभम। नहीं सर वो हाँ हाँ समझ गया मैं, आपका लोअर हैंड मैंने ही किया है। ठीक है, माइक ऑन रखो। सो फंडा क्या है कि, है ना, P2 पुली की हेल्प से मैंने सिर्फ एक चीज निकाली है कि ये 2T नीचे लगेगा। समझ में आ रही है बात? स्ट्रिंग 1 में मैंने टेंशन T माना है, ये घूम के ऐसे जा रहा है। अब मैंने क्या किया
पॉइंट्स मार्क करे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग में आपको सिखा रहा हूँ। कनेक्टेड पॉइंट्स मार्क कर दो। 3m के यहाँ पे पॉइंट ए दिख रहा है, पुली P1 के राइट साइड में पॉइंट बी दिख रहा है, लेफ्ट साइड में पॉइंट सी, पुली P2 के राइट साइड में पॉइंट डी, लेफ्ट में ई और ऊपर एफ। तो ये स्ट्रिंग 1 के पॉइंट्स हो गए ए बी सी डी ई एफ, है ना। स्ट्रिंग 2 ये हो गया, इसके पॉइंट्स कौन से हो गए? स्ट्रिंग 2 पुली P2 से जो कनेक्टेड है वो पॉइंट जी है और दूसरा पॉइंट एच है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 5m है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मास 3m है। 5m और 3m में कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा? तो 3m ऊपर जाएगा, 5m नीचे। 5m। हमारा दिमाग का लॉजिक ये कहता है कि 5m नीचे जाएगा, 3m ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है A3 की वैल्यू फिगर आउट करो और A5 की वैल्यू फिगर आउट करो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा है ना, जो चीजें मैंने बताई उसको थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो सबसे पहले फिगर आउट कर लो कि कौन सा पुली फिक्स है, कौन सा मूवेबल है। क्या P1 पुली फिक्स है? मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि उसका एक एंड मैंने फिक्स्ड एंड से कनेक्ट कर दिया है ऊपर, हाँ। तो वो तो मूव नहीं करेगा, बट P2 मूव कर सकता है बिकॉज इट्स अ मूव। P2 का कोई भी एंड फिक्स्ड नहीं है। हाँ। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। राइट। अगर ये फिक्स्ड है तो अब इसके अबाउट में फिक्स्ड पॉइंट्स भी निकाल लेता हूँ। फिक्स्ड पॉइंट्स मतलब जो मूव नहीं करेंगे। फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन से हो गए? बी पॉइंट फिक्स हो गया क्योंकि पुली P1 मूव नहीं कर रहा। सी पॉइंट फिक्स हो गया क्योंकि पुली P1 मूव नहीं कर रहा। पॉइंट एफ भी फिक्स हो गया क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है? सीलिंग, रूफ या छत से कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात? मूविंग पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? ए पॉइंट मूव कर सकता है क्योंकि 3m मूव करेगा। P2 पुली मूव करेगा तो D मूव कर सकता है। E मूव कर सकता है पुली P2 के मूवमेंट के कारण। इनफैक्ट G भी मूव करेगा क्योंकि D, E, G ये सारे पॉइंट्स तो किसके? पुली P2 के ही हैं, हाँ सर। राइट। और H मूव करेगा क्योंकि वो पॉइंट 5m का है, करेक्ट। हाँ सर। मैंने इसको ऊपर A3 माना, इसको A5 माना। A3 क्यों? 3m का सबस्क्रिप्ट 3 और 5m का सबस्क्रिप्ट 5। तो A3 ऊपर जा रहा है, A5 नीचे जा रहा है। जैसा आपने कहा कि सर 5m इज हेवियर देन 3m, तो 5m नीचे जाएगा, करेक्ट। यस सर। ओके। अब स्ट्रिंग 1 की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग 1 कौन सा है? स्ट्रिंग 1 है हमारा बच्चे जहां पे लेंथ आ रहा है LAB, CD, EF एंड कांस्टेंट। क्यों? मैं BC को नहीं लिखूंगा क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट करना है, ठीक है। तो हाँ सर। BC वाला पार्ट मुझे पता है कांस्टेंट ही आने वाला है। DE वाला पार्ट मुझे पता है कांस्टेंट ही आने वाला है, वो सर्कमफेरेंस होने ही वाले हैं, राइट, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। तो मैंने स्ट्रिंग 1 में कौन कौन सी लेंथ बोली? A to B, C to D, E to F, LAB प्लस LCD प्लस LEF। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब इसका चेंज क्या होगा? डेल्टा LAB होगा, डेल्टा LCD होगा, यस सर। डेल्टा LEF होगा और ये क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब स्टार पॉइंट्स हैं, जिस भी बच्चे को जहां भी नहीं समझ में आया रेज हैंड करना। डेल्टा LAB को मैं -x3 कह रहा हूँ। -x3 क्यों कह रहा हूँ? 3m वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो AB की लेंथ क्या होगी? कम होगी क्या? हाँ सर। AB की लेंथ कम होगी तो माइनस साइन यूज होगा और 3m के लिए सबस्क्रिप्ट यूज किया है 3, तो -x3। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके। अब मुझे बताओ 5m नीचे जाएगा, राइट, तो 5m के साथ सीधा सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड है पुली P2। यस सर। तो 5m नीचे जाएगा तो P2 भी नीचे ही जाएगा, हाँ क्योंकि लेंथ तो बढ़ नहीं सकती स्ट्रिंग 2 की। सर। तो 5m नीचे गया तो P2 नीचे गया, P2 नीचे गया तो अब CD की बात करते हैं, जिसको मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ। ये CD की बात कर रहे हैं। इस Yes, CD sir. की अगर मैं बात करूंगा, P2 नीचे जाएगा तो ये वाली लेंथ बढ़ेगी क्योंकि D पॉइंट नीचे मूव करेगा, C फिक्स है। और बच्चों ये ध्यान रखना, ये आपका सर है, ये जो सर है ये पूरा का पूरा साथ में मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा हो गया आपका सर। आप ये मत सोचने लग जाना कि ऐसा हो गया, यहाँ पर रह गया E पॉइंट और D पॉइंट यहाँ पहुंच गया। सर टेढ़ा नहीं होगा, सर सीधा का सीधा ही रहेगा। D अगर यहाँ पहुंचेगा तो E भी यहीं पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई जो मैं समझा रहा था कि हमारी जो, एक मिनट,
इसको तो आप करने दो। हाँ, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर 5m नीचे जाएगा तो पुली P2 नीचे जाएगा, पुली P2 नीचे जाएगा तो D पॉइंट भी नीचे जाएगा, E पॉइंट भी नीचे जाएगा और G पॉइंट भी नीचे जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, बोलो भाई अर्णव। सर एफ पॉइंट तो लाइक स्टेबल है ना, तो वो नीचे कैसे खींच पाएगा? वो एफ का लेंथ तो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए ना। F तो ऊपर ही रहेगा। मैंने कहा, कब कहा F ऊपर जाएगा? नहीं, वो पूरा एफ का लेंथ तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना, वो मूव कैसे कर पाएगा? क्यों मूव नहीं कर पाएगा? ये यहाँ से इधर देखना, ये यहाँ से लेंथ ऊपर बढ़ी, हाँ तो उसकी वजह से ये यहाँ से नीचे खिसका, हाँ। उसका कुछ पार्ट यहाँ से भी नीचे खिसकेगा। अच्छा, पूरा रस्सी उधर चला जाएगा। हाँ समझा सर। समझ में आ रही बात? हाँ हाँ राइट। इसे विजुअलाइजेशन मेथड कहते हैं, जो मैंने नहीं पढ़ाया, वो मेरे कोई काम का नहीं है। उससे मैं कराऊंगा तो मुझे पता है आपके दिमाग में 1000 कंफ्यूजन आएंगे, बट मुझे ये चमकता है कि यार ये जब पुली मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नीचे जाएगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ पहुंचेगा हाँ। ऊपर से, तो यहाँ से लेंथ बढ़ेगी और यहाँ से भी लेंथ बढ़ेगी। आई बात समझ में? यस सर। प्रियांश बोलो। प्रियांश मैंने आपको रेज हैंड किया था, आपको अनम्यूट किया था। बोलो प्रियांश। हाँ सर, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं ना, मतलब सीडी की लेंथ जितने से बढ़ेगी ईएफ की लेंथ भी उतने से ही बढ़ेगी। बता ही रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ओके सर। राइट। अनुज बोलो। सर आपने जो बोला कि डी और ई साथ में मूव करेंगे नीचे, उसमें वो सिर्फ हाइपोथेटिकल है कि सही में ऐसा होता है? हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ही ऐसा होगा। पुली रोटेट होगी ना? नहीं होती ना पुली रोटेट, हमारे केस में तो नहीं होती है पुली रोटेट। हाँ तो वो हम लोग ने ऐसा लिया है इसलिए ना। हाँ तो हम तो हमारी बात कर रहे हैं ना बच्चे, पुली। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। राइट, कि हम जो थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें तो रोटेट ही नहीं हो रही है, और रोटेट हाँ नहीं तो हो सर मैंने वही रही है। पूछा। इनफैक्ट रोटेट भी हो रही होती ना तो भी हम इस तरीके से लेते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास और वो सारी चीजें कि वो हमेशा ही इक्वल अमाउंट से जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा समझो इनको सॉल्व करते टाइम कि आपका सर है, सर में अगर राइट ईयर नीचे जाएगा तो लेफ्ट ईयर को भी उतना ही नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो सर का शेप चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? वैसा नहीं होता है। क्लियर है? ओके सर। कृष्णा यार एक रिक्वेस्ट है बच्चे, आप प्लीज रेज हैंड क्या करो, मैसेज लिखो तो ठीक है। सर फिर xp2 और xp इक्वल होगा। xp क्या है? xp तो मुझे पता ही नहीं आप क्या कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूं xp2 मूवमेंट होगा d और e जब जाएगा। आपने क्या लिखा? xp2 और xp इक्वल है ना? xp क्या है मुझे नहीं पता। xp1 कह रहे हो क्या? xp1 तो मूवमेंट ही नहीं होगा ना बच्चे, क्योंकि वो तो फिक्स पुली है। राइट। यश शैलर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप रेज हैंड करो प्लीज। वही चीज जब हम मास कंसीडर करेंगे एंड फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तो रोटेट होगा, उसको रोटेशन में पढ़ेंगे हम। ओके चलो शुभम, तो मैं क्या कह रहा था कि शुभम प्लीज माइक ऑन करो। यस सर। हाँ ऑन। पुली P2 नीचे जाएगा 5m के नीचे जाने पर, ठीक है। अगर P2 नीचे गया तो CD का लेंथ बढ़ेगा। यस सर। यस, CD का लेंथ बढ़ेगा और EF का लेंथ भी बढ़ेगा। जैसा मैंने ग्रीन मार्कर में बताया कि अगर हमारा पुली यहाँ पहुंच गया तो लेंथ कितने से बढ़ा? इतने से बढ़ा, और इधर भी इतने से बढ़ा। राइट। तो हमें क्या दिख रहा है? यस सर। लेंथ बढ़ रहा है कि वो डिस्टेंस कवर। तो मैं यहाँ पे देखना क्या कर रहा हूँ, LCD आया XP प्लस XP2, LEF आया कितना? प्लस XP2। यस और नो? यस सर। दोनों प्लस XP2 आ गए, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस x3 प्लस XP2 प्लस XP2। यहाँ पे ये 2 है, मैंने गलती से वो लिखा नहीं है, यहाँ पे ये 2 है। ओके, इज इक्वल टू व्हाट? 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया LAB इंक्रीजेस, LAB डिक्रीजेस, LCD एंड LEF इंक्रीजेस। तो यहाँ से मुझे दिख गया 2xp2 is equals to what? x3. This becomes my equation number 1, right? For string 2, again LGH, length of GH is constant,
यस सर। है ना? तो ये तो मैं ओरली भी कर सकता था लॉजिकली, बट ठीक है। तो डेल्टा एल जी एच कितना होगा? 0 होगा। 0। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बोथ जी एंड एच आर मूविंग। जी पॉइंट भी मूविंग है, एच पॉइंट भी मूविंग है, करेक्ट? अभी शुभम ए और बी में बी फिक्स था, ए मूव कर रहा था। सी और डी में सी फिक्स था, हाँ। डी मूव कर रहा था। ई और एफ में एफ फिक्स था, ई मूव कर रहा था, करेक्ट? हाँ। दो में से एक फिक्स था। अब मेरे दोनों पॉइंट्स मूविंग है, तो जब दोनों पॉइंट्स मूविंग है तो एक छोटा सा लॉजिक अप्लाई करना है और उसको हर जगह अप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं यहां पर। ये पॉइंट जी है और ये पॉइंट एच है, राइट? यस ये नीचे जा रहा है। सर। तो जब आप एच का मोशन देखोगे तो जी को रेस्ट पे मान लेना। तो अगर एच नीचे जाएगा तो एक्स एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाँ सर। When we are considering motion of H, assume the other point is at rest. तो अगर G को रेस्ट पे मान लूंगा, H नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगा, तो XH क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब G का मोशन देखना है तो H को रेस्ट पे मान लो, तो ये भी नीचे जाएगा, राइट? क्योंकि वो तो Yes. पूरा पूरा नीचे आ रहा है। तो अगर H रेस्ट पर और G नीचे आ रहा है तो XG क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव होगा। लेंथ कम होगी ना, जी नीचे आएगा तो, हाँ 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 सर। हाँ। राइट? ओके। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो पूछ लेना बच्चों। जब भी दोनों पॉइंट्स मूविंग हो तो सॉल्व करने के लिए आप एक को रेस्ट पे मान लो और दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व कर लो। जैसे कि GH वाले केस में मैंने H को मूव कराया तो G को रेस्ट पे मान लिया। G को रेस्ट पे माना तो H वाला नीचे जा रहा था तो H की लेंथ बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव आएगा। सेम वे में जब GH में मैंने G का मोशन देखना था तो मैंने H को रेस्ट पे माना। H को रेस्ट पे माना तो G नीचे आ रहा है, G नीचे आ रहा है मतलब H की तरफ आ रहा है तो उसकी लेंथ कम होगी, तो इसलिए उसको नेगेटिव माना है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको डाउट समझ में आ गए होंगे, फिर भी पूछ लो यान। और ये बस वो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन निकालने के लिए है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने सीखा था कि स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होगी। हाँ, तो इसीलिए तो नेगेटिव पॉजिटिव बताना पड़ेगा ना। एक बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव, उतना ही दूसरे को कम होना पड़ेगा। ओके सर। हाँ। राइट। यश शलर बोलो बच्चे। सर ये रिलेटिव मोशन की तरह ही ना? जब रिलेटिव तो रिस्पेक्ट में देखा जाता है ना, आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख रहे हो ऐसा समझ लो, क्योंकि हमने एक को रेस्ट में मान लिया है, राइट? समझ लो। ओके फाइन। यहां तक समझ में आ गया? तो आर्यन बोलो। N19 आर्यन। हाँ बोलो बच्चे। रेस्ट पे मान के लेंथ कम होगी, स्ट्रिंग लूज होगी ना। अरे मान कर करते हैं तो स्ट्रिंग थोड़ी लूज हो जाती है बच्चे, वो तो अज्यूम करते हैं ना। डायरेक्शन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब स्ट्रिंग थोड़ी एक्चुअली थोड़ी होता है कि एक रुक गया दूसरा मूव कर रहा है, वो तो साथ में मूव कर रहे हैं ना, राइट? स्ट्रिंग लूज नहीं होगी, स्ट्रिंग टाइट ही रहेगी। ओके हाँ शुभम। तो डेल्टा एल जी एच में मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स जी प्लस एक्स एच। एक्स जी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट जी, एक्स एच इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एच, इज इक्वल टू व्हाट? 0। क्या ये बात समझ में आई? तो एक्स जी को क्या कह रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली P2 दैट इज माइनस एक्स P2, क्योंकि जी पॉइंट इज अटैच्ड विद पुली P2, करेक्ट? है ना? एक्स एच इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5m, राइट? प्लस x5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख सका है? G is connected to with P2, hence displacement of G is equal to displacement of P2. Similarly, H is connected to 5m. This implies XH is x5. तो यहाँ पे उस चीज को जो मैंने बताया था स्ट्रिंग 2 के लिए,
ये पॉइंट G है, ये H है और ये x5 से नीचे जा रहा है. तो कीपिंग G फिक्स्ड, ऑब्जर्व मोशन ऑफ H. Delta H increases. This implies XH is positive. Now keeping H fixed, observe motion of G. तो G नीचे आ रहा है तो delta LG decreases, hence XG is negative. Yes, sir. Okay? Hmm. बोलो प्रियांश. बोलो प्रियांश. हाँ सर, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट है इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, अगर वापस समझा सकते हैं. क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा है पहले तो ये मुझे मतलब बताओ. अगर G नीचे H नीचे आ रहा है तो उसका हाँ. मोशन पॉजिटिव क्यों हो रहा है? मतलब मोशन पॉजिटिव नहीं हो रहा बच्चे. हाँ. यही तो पॉइंट है. आप लोग क्या है कि आप काइनेमैटिक्स के बाहर नहीं निकले हो. व्हाट इज डेल्टा एल? मैंने इसीलिए वहीं से स्टार्ट किया था. मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था, आपने फोकस किया. व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा है मतलब उसमें कितना चेंज हुआ उस स्ट्रिंग के चेंज लेंथ का में. मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. हाँ अगर एच नीचे जाएगा तो फाइनल लेंथ बढ़ेगा, हाँ, फाइनल लेंथ बढ़ेगा. तो पॉजिटिव आएगा. फाइनल बड़ा हो गया तो हाँ तो डेल्टा एल क्या, एक्स एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. आई बात हाँ समझ में? हाँ. और G जब नीचे आएगा तो लेंथ कंपैरेटिवली डिक्रीज होएगा, तो उस वजह से हाँ. नेगेटिव चेंज आएगा, राइट? हाँ हाँ. हाँ, ओके. लोअर योर हैंड. ओके शुभम, तो है ना एक्स एच हमारे किसके इक्वल है? x5 के. xg हमारे किसके इक्वल है? xp2 के. हाँ सर. राइट. तो Yes. मैं लिख सकता हूँ माइनस xp2 प्लस x5 इज इक्वल टू 0. तो x5 किसके इक्वल आ गया? xp2 के. यस सर. ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई. और इक्वेशन 1 क्या थी मेरी? 2xp2 इज इक्वल टू x3. राइट. यस सर. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2xp2 इज इक्वल टू x3 एंड xp2 इज इक्वल टू x5. तो यहाँ से मैं x3 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 2x5. v3 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 2v5. डिफरेंशिएट किया तो, और एक और बार डिफरेंशिएट किया तो a3 कितना आ गया? 2a5 आ गया. करेक्ट. यस सर. अब मेरा एजेंडा एक्सेलरेशन निकालना था, तो एजेंडा एक्सेलरेशन निकालना कैसे होगा? 3m का fbd बनाएंगे. ऊपर क्या लग रहा है? t टेंशन लग रहा है. नीचे क्या लगेगा? 3mg लगेगा. यस सर. ऊपर एक्सेलरेशन a3, नीचे 2a5. सॉरी, ऊपर a3 जिसकी वैल्यू कितनी है? 2a5. करेक्ट. ऊपर से अभी निकाला ना? हाँ सर. ओके. तो t माइनस 3mg इज इक्वल टू 3m इंटू a3 आएगा. तो इसको इक्वेशन लिख दी. t माइनस 3mg इज इक्वल टू 3m इंटू 2a5. तो Yes. t माइनस 3mg किसके इक्वल आ गया? 6m a5 के इक्वल आ गया. यस सर. fb ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई मेरी. fbd ऑफ 5m बना दे. ऊपर क्या लगेगा बच्चे? 2t. यस. 5m. नीचे क्या लगेगा? 5 mg. और नीचे क्या लगेगा? a5. तो यहाँ क्या लग रहा है? 5mg माइनस 2t इज इक्वल टू 5m इंटू a5. सर. राइट. यस. तो ये मेरी इक्वेशन 4 हो गई. अब 3 और 4 में मैं देखूंगा दो ही वेरिएबल है मेरे पास, t और a5, क्योंकि मैं ऑलरेडी a3 की वैल्यू निकाल चुका था. नहीं तो मैं फिर अटक जाता. यस. राइट. तो मैंने क्या लिखा? अब मुझे वैल्यूज निकालनी है, तो मैंने क्या किया? ये 2t को हटाना है. 2t को हटाने के लिए क्या किया? इक्वेशन 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई कराया. ट्वाइस इनटू इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, क्योंकि जैसे ही ट्वाइस कराऊंगा तो यार 2t बन जाएगा, और इधर माइनस 2t है तो ऐड करते ही कैंसिल हो जाएंगी चीजें. तो देखो क्या किया? 2t माइनस 6mg हो जाएगा इसकी वैल्यू, प्लस 5mg माइनस 2t उधर करेंगे तो 6m a5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12m a5 प्लस 5m a5. राइट. सर. यस. तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बना? mg माइनस mg यस सर. इज इक्वल टू 17m a5. तो a5 कितना आ गया? माइनस g बाय 17 आ गया. हाँ सर. यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये, a5 कम्स आउट टू बी नेगेटिव. कल के लेक्चर में ही पढ़ाया था, अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो घबराना नहीं है. नेगेटिव होने का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ a5 इज कंसिडर्ड इज इनकरेक्ट. इट इज इनकरेक्ट. ओके. यस सर.
करेक्ट डायरेक्शन कौन सा होगा? द ऑपोजिट। उसके ऑपोजिट होगा, तो A5 विल बी G/17 डायरेक्टेड अपवर्ड्स, और A3 की वैल्यू कितनी है? 2A/5, तो 2G/17 होगा, और उसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा? डाउनवर्ड्स हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये पुली कंस्ट्रेंट पढ़ क्यों रहे? हमारी लाइफ सिंपल करने के लिए। आपने क्या कहा सर? 5M हैवी है 3M से, यस सर। तो 5M किधर जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए, हाँ। और इवेंचुअली क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। यस सर। तो 3M वाला भी 5M को उठा सकता है पुली की हेल्प से। तो ये है पुली का रोल रियल लाइफ में, कि आप लाइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हैवियर ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हो, अगर आप रस्सी ऐसे बांध दो तो। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए उसे फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं क्या? हाँ वो होता है, बट अपन उसमें नहीं जा रहे हैं कि फोर्स मल्टीप्लायर है क्या, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। बहुत सारे बच्चों के रैंडम डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। ये बात समझ में आई बात? हाँ कि सर। लाइटर ऑब्जेक्ट हैवियर ऑब्जेक्ट को उठा सकता है पुली की हेल्प से। हमें घबराना नहीं है, हम हैवियर ऑब्जेक्ट को नीचे मान लेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी आना है एंड में, अगर पॉजिटिव आ गया तो हमारा अजम्पशन करेक्ट है, और नेगेटिव आ गया मतलब हमारा अजम्पशन डायरेक्शन का गलत था। करेक्ट विल बी अपोजिट टू दैट। राइट शुभम? यस सर। ओके नील आप बोलो। So exactly what property of the pulley allows this? What property of pulley allows this? Constraint relation. मतलब sir I couldn't get that. Why ऐसा क्यों होता है कि वो 3M वाला 5M को उठा लेता है पुली में? इधर देखना, ये जब x से ऊपर मूव किया, Yes sir. तो ये वाला पुली 2x से मूव किया नीचे। Okay sir. समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो पुली की ये प्रॉपर्टी है कि आप इस साइड को, एक साइड को x से कराओगे तो दूसरा वाला 2x से हो जाएगा। तो दैट इज द प्रॉपर्टी। तो बेसिक फंडा ये है कि ये पुली P2 पुली अगर x से ऊपर मूव करेगा तो ये 2x से नीचे मूव करेगा। Okay sir. ये है प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? Yes sir. फाइन। सो यहाँ तक क्लियर है शुभम? Yes. स्विच ऑफ योर माइक। नेक्स्ट अब मैं किसी और के साथ डिस्कस करूंगा। एक बार मेरी A3 की वैल्यू आ गई, A5 की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ से टेंशन भी निकाल सकता हूँ। आई थिंक वो मैंने निकाल नहीं रखा है, वो आप निकाल लेना। ओके तो मुझे Next. एक डाउट है हाँ बोलो शुभम बोलो। प्रीवियस पेज पे सर, नहीं इसके भी पीछे, सॉरी इसके भी पीछे। हाँ सर, मुझे सर इसमें डाउट है सर। x3 सर 2x5 जरा एक बार दिखा दो ना। x3 2x5 कैसे आया? हाँ सर। यहीं पे इक्वेशन 1 जो है 2xp 2x3 के इक्वल है, हाँ सर। और xp 2x5 के इक्वल है। ओके सर, हाँ समझ गया। तो इसको यहाँ डाल दिया। हाँ हाँ राइट? हाँ सर, गॉट इट, थैंक यू सर। तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, बस वो वहां पे फ्रिक्शन होता है तो रोटेशन भी होता है, तो वहां पे रोटेशन के इफेक्ट भी आएंगे। दैट्स इट। ठीक है? हाँ सर। फाइन। नेक्स्ट कौन डिस्कस करेगा? निशिम कुछ बोलना है आपको? नहीं सर, डिस्कस करने का ये नहीं है। डिस्कस सर, करोगे? हाँ। यार आप तो मुझसे क्या डाउट्स पूछ लेते हो। जो बच्चे डाउट्स पूछते हैं ना, मैं उनके साथ थोड़ा सा कम डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं वो बच्चे जो डाउट्स कम पूछते हैं। सनिका एक नई स्टूडेंट। हाँ सनिका, अपन करें डिस्कस? यस सर। ओके। नेक्स्ट मैंने बता रखा है नोट। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या क्या है। सबसे पहले फिगर आउट करो कौन कौन से पुलिस स्टेशनरी हैं, कौन कौन से है ना मूविंग है। यश, एक मिनट सनिका। यश, आपको कुछ डाउट है क्या? आपने रेज हैंड कर रखा है। यस सर। बोलो। ये पुली स्ट्रिंग कांस्टेंट से हमें क्या कंक्लूड करना है, मतलब समझ में आ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया। हमारी इक्वेशन कम पढ़ रही हैं, एक्सेलरेशन के रिलेशन कम पढ़ रहे हैं, तो हाँ। एक्सेलरेशन के रिलेशन निकाल रहे हैं, मतलब ताकि मेरी नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल हो जाए। मतलब सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए। इजी नहीं, मतलब सॉल्व करने के लिए। सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ना, एक्सेलरेशन इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 4 है, कैसे करोगे सॉल्व? नहीं कर सकते हो। हाँ। राइट? ओके। सनिका, आपका रेज हैंड करो। आई थिंक
हाँ ठीक है, माइक ऑन कर लो बच्चे। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सनिका हम क्या टेक्निक फॉलो करेंगे, लेट्स फिगर आउट कि कौन कौन से वेरिएबल पुलीज स्टेशनरी है, कौन कौन से मूविंग है। तो इस फिगर में मैं देखूंगा तो मेरे जो मूवेबल पुलीज है वो केवल P2 होगा, और जो फिक्स पुली है इसको दूसरे मार्कर से डिनोट करता हूं, P2 मेरा मूविंग होगा और फिक्स होंगे मेरा P1 एंड P3, क्योंकि वो ऊपर से कनेक्टेड है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिगर आउट कर लिया कौन कौन से फिक्स हैं, कौन कौन से मूविंग है। तो स्टेशनरी पुली हो गए मेरे P1 एंड P3, पॉइंट्स A एंड B आर फिक्स्ड, A पॉइंट को मैंने फिक्स लिया, B को फिक्स लिया, तो पुली भी फिक्स हो गए, राइट। और फिर मैंने देखा मूवेबल कौन सा है, तो जब मैंने पुली P2 को पकड़ा तो G, F और K तीनों मूव कर सकते हैं, तो मेरा मूविंग पुली हो गया P2 बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी फिक्स्ड सपोर्ट, राइट। राइट सर। इसके बाद हम क्या फिगर आउट करेंगे, फिगर फिक्स्ड एंड मूविंग पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, कौन कौन से मूविंग पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पॉइंट्स मैंने नेम कर रखे हैं, A, B है ना, उसके बाद यहाँ पे C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, राइट। A मेरा फिक्स हो गया ऑरेंज से जिसको मैंने टिक कर रखा है, B मेरा फिक्स हो गया, D मेरा फिक्स हो गया, E मेरा फिक्स हो गया, H मेरा फिक्स हो गया और I मेरा फिक्स हो गया। जिनको भी मैंने ऑरेंज से टिक कर रखा है ये सारे मेरे क्या हो गए, फिक्स पॉइंट्स हो गए। तो मैंने फिक्स पॉइंट्स में लिख दिया A, B, D, E, H, I। मूविंग पॉइंट्स को मैंने ग्रीन से टिक कर रखा है, वो पॉइंट्स हो गए C, F, G, J, K, L। तो हमने मूविंग पॉइंट्स फिगर आउट कर लिए, ठीक है। ये हम ओरली करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मूविंग पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट, जो मूविंग पॉइंट्स हैं जैसे C पॉइंट M1 से कनेक्टेड है, तो जितना C का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही M1 का होगा, राइट। यस सर। जितना F का होगा, G का होगा, K का होगा, वो सब सेम होगा क्योंकि वो P2 से कनेक्टेड है, तो P2 के इक्वल होगा F का, G का, K का, राइट। यस सर। M3 में अगर मैं देखूंगा तो J पॉइंट कनेक्टेड है, तो M3 और J का सेम होगा, सिमिलरली L और M2 का सेम होगा, राइट। ये पॉइंट J है, है ना। तो बच्चे हम क्या देख रहे हैं, मूविंग पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट, connected to object, moving points connected to object will have same displacement, velocity and acceleration as that of object, ये ध्यान रखना है पॉइंट। फिर and moving points connected to moving pulley will have same displacement, velocity and acceleration as that of pulley, ये सारी चीजें मैंने बता दी, ये ध्यान रखना है। तो पॉइंट C is connected to M1, तो XC और XM1 सेम होगा। पॉइंट L इज कनेक्टेड टू M2, तो XL XM2 सेम होगा। पॉइंट J इज कनेक्टेड टू M3, तो XJ और XM3 सेम होगा, राइट। सिमिलरली पॉइंट F, K, G आर कनेक्टेड टू पुली P2, तो XF इक्वल टू XK इक्वल टू XG इक्वल टू XP2 आएगा, ओके, राइट। नेक्स्ट, इफ ड्यू टू मोशन of any point, if length increases then its delta L or X is positive, is taken as positive क्योंकि length बढ़ रहा है, and if length decreases then its delta L or X is taken as negative, जो मैंने सिखाया, right? Yes sir. Next, if a string has both moving ends, अगर दोनों moving ends हैं, then assume any one to be stationary while finding length, whether length will increase or decrease due to motion of other, यहाँ पे आएगा due to motion of other, right? Yes तो sir. अगर दोनों moving end है जिसको मैंने बताया रखा है, in our figure हमारा जो P2 है और ये जो M2 है ये दोनों connected हैं string 2 में, तो XP2 X के नीचे जाएगा, XL नीचे जाएगा XM2 के साथ, correct? So let K be at rest. Now, due to motion of L,
लेंथ इंक्रीजेस, अगर k को रेस्ट में माना, इसको रेस्ट में माना, ऑरेंज वाले को, तो अगर हमने इसको रेस्ट में मान लिया तो हमारा क्या होगा, लेंथ के एल के मोशन के कारण लेंथ इंक्रीज होगा, तो हमारा क्या लिया जाएगा, एक्सएल पॉजिटिव लिया जाएगा। और फिर मैंने एल को रेस्ट पे माना तो के के मोशन के कारण क्या होगा, लेंथ डिक्रीज करेगा क्योंकि वो नीचे आएगा, तो एक्स के क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। मैंने समराइज किया अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है। तो और स्ट्रिंग 2 के लेंथ कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा L2 इज एक्सएल प्लस एक्सएल माइनस एक्स के इक्वल टू 0, तो एक्सएल इक्वल टू एक्स के आ जाएगा। एक्सएल की वैल्यू xm2 है और xk की वैल्यू xp2 है, तो xm2 और xp2 इक्वल आ जाएंगे, राइट? यस सर। ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन निकालना है A3 A7 A10 का, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, मैं बता रहा हूं आपको क्या सॉल्व करना है। ये 10 kg है, ये 7 kg है, और ये 3 kg है। ये ऊपर जा रहा है A3 से, ये ऊपर जा रहा है A7 से, और ये नीचे जा रहा है A3 से। ओके, फाइंड रिलेशन बिटवीन ये A10 है, सॉरी, A10 A7 एंड A3। फिर हम वो जो क्वेश्चन था उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सनिका एक बार इसको सब लोग सॉल्व करो, फिर मैं आगे ये क्वेश्चन आपके साथ ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। सब लोग बच्चों सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है, देखो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं, क्या है क्या नहीं है। अभी आप माइक ऑफ कर सकते हो।
हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। चलो सनिका रेज हैंड करो बच्चों। हाँ बच्चे माइक ऑन करो। यस सर। ओके तो अब मैं वही ओरिजिनल फिगर बना देता हूँ। उस ओरिजिनल फिगर में हमें ना वैल्यूज भी निकालनी थी और रिलेशन भी निकालना था। ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया? यस सर। क्या आया, कुछ आंसर वगैरह आया? यस सर। क्या आया आंसर बच्चे? 3 इक्वेशंस है सर। ओके क्या इक्वेशन है बताओ? m10 g plus m10 a10 minus 2t is equals to 0 ओके minus t minus m3 a3 plus m3 g। M3 यस चलो सर। ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखते हैं। ठीक है 3 kg मास दे रखा है ना तो M3 लिखने की जरूरत नहीं है अब। ओके तो सनिका सबसे पहले नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फिगर आउट कर ले। यस सर। ये एक स्ट्रिंग है। यस सर। राइट ये स्ट्रिंग 1 हो गई। पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब कनेक्टेड हो गए। राइट यस सर। ये हमारी स्ट्रिंग 2 हो गई जिसमें पॉइंट्स हो गए आई जे। ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको दिया था A3 ऊपर जा रहा है, A7 ऊपर जा रहा है और A10 हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है द ओरिजिनल क्वेश्चन इज A3 की वैल्यू निकालो, A7 की वैल्यू निकालो, A10 की निकालो। बट वो निकालने के लिए हमें उनके रिलेशन आने चाहिए। ठीक है तो सबसे पहले स्ट्रिंग 1 की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग 1 में मैं क्या देख सकता हूँ, LA plus LB plus LC plus LD plus LE plus LF plus LG plus LH is equals to constant के जितने भी पॉइंट्स है A B C D E F G H। राइट अब A की लेंथ माइनस एक्स से होगी क्या सनिका, क्योंकि ऊपर जा रहा है। यस सर। B की लेंथ फिक्स है क्योंकि B पॉइंट फिक्स है तो उसको 0 कर दिया। C फिक्स है तो उसको भी 0 कर दिया फटाफट। D पॉइंट क्या है, D पॉइंट किससे कनेक्टेड है, P2 पुली से कनेक्टेड है क्या सनिका? यस सर। और P2 पुली नीचे जाएगा अगर 10 kg नीचे जाएगा तो यस सर। तो इसको प्लस एक्स डी लिख दूं यस सर। क्योंकि नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब लेंथ बढ़ रही है। ई पॉइंट भी नीचे जा रहा है मतलब लेंथ बढ़ रही है क्योंकि वो भी P2 से कनेक्टेड है और P2 नीचे जाएगा क्योंकि 10 kg नीचे जा रहा है। तो नीचे जाने की वजह से ई की लेंथ भी क्या करेगा, बढ़ेगा तो उसको प्लस एक्स ही लिख दिया। एफ को 0 लिख दिया, जी को भी 0 लिख दिया क्योंकि दोनों स्टेशनरी है। और एच पॉइंट के अकॉर्डिंग देखूंगा तो माइनस एक्स एच आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 kg ऊपर जा रहा है तो लेंथ कम होगा। राइट यस सर। इक्वल टू 0। तो अब XA को क्या लिख रहा हूं, मैंने अभी जो पॉइंट्स बताया तो उनको अप्लाई कर रहा हूं। XA को मैंने लिखा प्लस माइनस XA को लिखा माइनस X3 3 kg के लिए क्योंकि A पॉइंट 3 kg से कनेक्टेड है ना। XD को मैंने लिख दिया XP2, XE को भी लिख दिया मैंने XP2। राइट यस सर। और XH को लिखा माइनस X7 क्योंकि H पॉइंट 7 kg से कनेक्टेड है। तो यहां से मेरा रिलेशन जो आ गया, जो मेरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो ये है 2xp2 is equals to what, इससे तो दिखेगा नहीं। 2xp2 is equal to what, x3 plus x7। आई क्या बात समझ में? यस सर। अब xp2 और x10 में रिलेशन निकाल लेता हूं। तो स्ट्रिंग 2 के लिए li plus lj is equals to some k dash constant। ये पॉइंट i था और ये पॉइंट j था। राइट अब मुझे पता है i पॉइंट नीचे जा रहा है तो उसकी वजह से लेंथ कम होगा
क्योंकि जे की तरफ जा रहा है तो उसका लेंथ कम होगा तो माइनस एक्स आई लिख दिया, और जे का लेंथ बढ़ेगा तो प्लस एक्स जे लिख दिया, इज इक्वल टू व्हाट 0, राइट। यस सर। एक्स आई को क्योंकि P2 से कनेक्टेड है तो माइनस XP2 लिख दिया, XJ को 10 से कनेक्टेड है तो X10 लिख दिया, तो X10 इज इक्वल टू व्हाट XP2 आ गया, करेक्ट। यस सर। तो 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 से 1 इक्वेशन 2XP2 को 2X10 लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 से, यस सर। दैट इज इक्वल टू व्हाट X3 प्लस X7, क्योंकि 2XP2 X3 प्लस X7 था, करेक्ट। तो मेरा रिलेशन आ गया जो मैंने आपको कहा था निकालने को, 2A10 इज इक्वल टू A3 प्लस A7। आपको तो वो मास वाली इक्वेशन लिखनी ही नहीं थी, ये लिखना था। आया क्या समझ में? यस सर। राइट। यस सर। तो यहाँ पे 2A10 इज इक्वल टू A3 प्लस A7। A3 और A7 इक्वल नहीं होंगे, जरूरी नहीं है A3 और A7 इक्वल हो, जो भी आएगा आ जाएगा अपने आप। आई बात समझ में? यस सर। अभी तो अब जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें तो A3 A7 की वैल्यू भी निकालनी है, तो वो मैंने निकाला है। कैसे निकाला है? FBD बना के 3 kg का FBD बनाऊंगा, ऊपर टेंशन T, नीचे 3G और ऊपर एक्सेलरेशन कितना A3। ओके, तो T माइनस 3G इज इक्वल टू मास दैट इज 3 और एक्सेलरेशन कितना A3 है, राइट? यस सर। यस सर। 7 kg में क्या आएगा बच्चे? ये भी ऊपर जा रहा है, इस पे भी टेंशन T लग रहा है, नीचे 7G, तो T माइनस 7G दैट इज द नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन 7 इनटू A7। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5, करेक्ट? यस सर। है ना। अब पुली पर चले जाते, यहाँ टेंशन मैंने स्ट्रिंग 1 में T लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2T आएगा नीचे, यस राइट? सर। यस सर। तो अगर मैं 10 kg का FBD बनाऊंगा तो ऊपर 2T लग रहा है, नीचे 10G लग रहा है, और नीचे क्या आ रहा है? A10 आ रहा है। तो इक्वेशन क्या आ गई? 10G माइनस 2T इज इक्वल टू 10 इंटू A10, यस करेक्ट? सर। अब इक्वेशन 4, 5, 6 में ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। 4, 5, 6 आपके सामने लिखी हुई है, जिसको मैं टिक कर रहा हूं। 4, 5 एंड 6 नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। और देखो ढंग से बोलो ध्रुव, डाउट जब तक आप। ध्रुव, मैंने आपको माइक ऑन करने की परमिशन दी है ना, बोलो ध्रुव। सर वो 10 kg पे 2T कैसे आया? 10 kg पे 2T कैसे आया? क्योंकि पुली P2 मासलेस है तो ऊपर और नीचे के फोर्सेस इक्वल होंगे, तो यहाँ पे T लग रहा है, यहाँ T लग रहा है, तो नीचे भी 2T लगेगा। यस सर, समझा। लोअर योर हैंड। यश दुबे बोलो। सर वो आपने बोला कि A7 और A3 इक्वल नहीं होगा सर, वो तो एक ही स्ट्रिंग में है ना? एक ही स्ट्रिंग में है, बट एक स्ट्रिंग में ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सेम होगा, क्योंकि बीच में उनके बीच में एक और ऑब्जेक्ट आ गया जो पूरा मोशन सेम कर रहा है, राइट? मतलब कौन सा? ये P2 है, P2 को ऐसे नीचे जाना है कि D और E सेम एक्सेलरेशन से नीचे जाए, राइट? हाँ सर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि A3 और A7 इक्वल हो। अगर वो बीच में किसी भी और ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं होते तब A3 और A7 इक्वल होते। समझ में आई बात? 7 kg और 3 kg के बीच में एक और ऑब्जेक्ट आ गया ना, राइट? हाँ सर। इसलिए लोअर योर हैंड। ये तने आपको कुछ बोलना है? So in 10 kg FBD, why didn't we take 2T minus 10G is equals to 10A? क्योंकि 10 kg ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना बच्चे, तो जहां ऑब्जेक्ट जिधर एक्सेलरेट कर रहा होता है उधर वाले फोर्सेस बड़े होते हैं ना। 3 kg और 7 kg में वो ऊपर जा रहा था, तो ऊपर वाले फोर्सेस बड़े होंगे, तो नेट अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लोअर योर हैंड। नीलाभ बोलो। सर यहाँ पे आपने 2T लिया है, मतलब पुली में ऊपर 2 T's थे और नीचे फिर वो 2T लिया, वो 10 kg वाले में। हाँ सर बट वो 10 kg वाला तो नीचे जा रहा है ना, तो ज्यादा वहाँ पे नहीं होगा? क्या ज्यादा वहां नहीं होगा? मतलब टेंशन या फोर्स जो भी है, मतलब नीचे जा रहा है तो उससे टेंशन का क्या रिलेशन? टेंशन का रिलेशन तो P2 पुली से आएगा ना, कि वो मासलेस है तो उसके अपवर्ड और डाउनवर्ड होंगे, हाँ, राइट?
डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। समझ में आई बात? निशिम बोलो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, A3 और A7 से इक्वल क्यों नहीं है? सर आप जो बोला बीच में 5 मिनट के लिए रुक जाओ। नहीं ठीक है है मान लो, ठीक है। हाँ। यस दुबे बोलो। सर मैं वही बोल रहा था कि कल आपने जो नोट लिखाया था उसमें लिखा था कि वो इक्वल होना चाहिए विद इन एक्सेलरेशन। द सेम स्ट्रिंग, बट बीच में कोई और हाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे बीच में एक और ऑब्जेक्ट है ना, राइट? सर तो रीजन अच्छे से समझा नहीं मुझे, हाँ तो मतलब मैं कह तो रहा हूँ, समझा को तो मैंने अभी बोला, आप सुनते नहीं हो क्या? मैंने निशिम को भी बोला कि 5 मिनट को समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सॉरी सर, सुना नहीं। हाँ, स्ट्रिंग 2 में आपको दिख रहा होगा कि मैं P2 X और X10 इक्वल ले रहा हूँ, क्योंकि उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैं रिलेशन समझाऊंगा, अभी लोअर योर हैंड। सनिका माइक ऑन करो। यस सर। है ना? कितने वेरिएबल्स थे हमारे 4 5 6 इक्वेशन में? 9 वेरिएबल है बच्चे। एम आई ऑडिबल टू यू सनिका? यस सर। कितने वेरिएबल है? घबरा क्यों रहे हो आप? काउंट करो ना वेरिएबल, मेरे सामने काउंट करो। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 में कौन कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? T J A3। जी वेरिएबल थोड़ी होता है, जी तो हमें पता होता है ना, 10 होता है। यस सर, कांस्टेंट है। हाँ राइट। फिक्स। तो कितने वेरिएबल हो गए इक्वेशन उसमें? फिक्स। 4 में 4 में 2 हो गए। इक्वेशन 5 में कौन कौन से वेरिएबल हैं? T and A7। टी तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो उसको दोबारा काउंट करने की तो जरूरत नहीं है। A7 प्लीज जल्दी, 1 है ना? हाँ तो 1 और हाँ इक्वेशन 6 में क्या? 1 इक्वेशन 1 8 10। तो 4 5 6 में टोटल 4 वेरिएबल हो गए। यस सर। 4 5 6 में 4 वेरिएबल हो गए, और इक्वेशन 3 ही है 4 5 6 नंबर। तो एक इक्वेशन और चाहिए, वो एक इक्वेशन थर्ड है। A10 A3 और A7 का रिलेशन। समझ में आई बात? यस। प्लीज रिप्लाई। तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यही चीज मैंने लिख रखी। वेरिएबल से मेरे पास T A3 A7 A10, और इक्वेशन कितनी है? 4 इक्वेशन है। कौन कौन सी? 3 4 5 एंड 6। वी कैन सॉल्व फर्दर। क्या ये बात समझ में आई? राइट? यस सर। ओके, तो इक्वेशन 4 5 6 इसको मैं Yes, भेज sir. दूंगा, आप एक बार चेक करना, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट लेक्चर में अगर डाउट आएगा तो मैं बता दूंगा। तो पेज 122 तक है ना, आपको कॉपी करना है। मैंने बता दिया, उसके आगे सॉल्व किया है। कैलकुलेशन आप लोगों को चाहिए होता है, तो मैंने सॉल्व कर दिया है। इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब है ना, जिन बच्चों को ये डाउट था, किसी एक बच्चे ने पूछा था कि सर वो इक्वल क्यों नहीं होगा। हेमंग, कैन यू स्विच ऑन योर माइक? यश, हाँ बोलो भाई। यश शलत। सर ने मेरा अलग डाउट है, आप लास्ट में ले लीजिए। मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, तो मैं जल्दी छोड़ूंगा। आप बोलो, जल्दी बोल दो, आपके डाउट्स क्या हैं? सर काइनेमेटिक्स के रिलेटेड था, इसलिए छोड़ दीजिए आप। तो अभी आज मत पूछो, नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, ठीक है? ठीक है ना? और किसने कुछ पूछा था, रेज हैंड किया था? अयान बोलो भाई। सर हमने कल जो किया था ना, उसका फर्स्ट पेज आप एक बार दिखा सकते हो? अभी आज रहने दो यार, नेक्स्ट लेक्चर में पूछना फिर, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। अभी आप वो A3 A7 दुबे वाला जी, समझा हाँ रहे हो? सुनो, अब सुनो दुबे जी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, यस सर। है ना? ये हाँ। आगे जाएगा x1 से, तो इसको कितना आगे जाना पड़ेगा? x1 से। 1 मिनट होल्ड करना यार। यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं 1 मिनट लेक्चर में, तो मैं आपको करूँ कल 9:30। ठीक 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 ठीक। हेलो, हाँ यश, हाँ आवाज सर। आ रही है? हाँ आ रही है। तो ये x1 से ही जाएगा, यस सर। करेक्ट? हाँ। बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमेशा दोनों का सेम ही आएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, सेम आएगा। अब मैं एक और सिनेरियो देख रहा हूँ।
एक मिनट, और यहाँ पे कहीं पे x3। अब ये जो सिंगल स्ट्रिंग है आपकी, ये जो सिंगल स्ट्रिंग है यश, यस सर। इसमें बीच में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यस ये सर भी एक पूरा। ऑब्जेक्ट हो गया ना? हाँ सर, क्योंकि ये फिक्स है ना, फिक्स नहीं है, ये मूविंग है, करेक्ट? हाँ सर। अब इधर देखना, ये मान लो ऊपर मूव कर रहा है, मान लो ऊपर मूव कर रहा है, ये यहां तक मूव कर रहा है, यस सर। राइट? तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां से लेंथ खाली होगी, यहां से लेंथ खाली होगी। ये अगर Yes, x होगा sir. तो ये भी x होगा, हाँ करेक्ट? सर। तो टोटल लेंथ मूव कितना आ गया? 2x आ गया, 2x हो गया। 2x आ गया। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि ये 2x में x ये नीचे यहां जाए और x ये यहां जाए, मैं ये कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इसका उल्टा जरूरी है कि ये दोनों ऐसे जाएंगे, x1 एंड x2 इस तरीके से मूव करेंगे कि ये जो बीच वाला हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये हमेशा Yes, sir. स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर जाए, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाए, मतलब ये एज इट इज उठ के ऐसे जाए, यहाँ वाला पॉइंट यहीं पहुंचे और ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि ये यहां से ऐसा टेढ़ा हो जाए। समझ में आ रही बात? क्योंकि हाँ, मासेस sir. इक्वल नहीं है ना। हाँ हाँ। यहाँ पे मैंने देखा था मासेस इक्वल नहीं है x1 x2 के, राइट? तो अगर हाँ. आप सेम करा दोगे ना उनका मूवमेंट, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? सर नहीं, ये लास्ट चीज आपने क्या कोई बात बोली नहीं सुनी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये दोनों x1 और x2 ऐसे मूव करेंगे कि ये जो बीच वाला है ये स्ट्रेट ऊपर सीधा सीधा जाए, ताकि उसका जो लेफ्ट कान और राइट कान है वो हमेशा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहे। अगर x1 x2 इक्वल मूव करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो लेफ्ट कान और राइट कान है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेंगे, वो टेढ़े भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहां दिखा रहा हूं। और अगर हाँ वो सर, हाँ, ये चीज मैंने क्योंकि बोली, डिफरेंट मासेस है इसके लिए ना। हाँ डिफरेंट मासेस है, ठीक है। सेम और मासेस रहते तो पता नहीं, फिर तो आप उसको जनरलाइज मत करो ना, सेम मासेस रहेंगे तो जनरलाइज मत करो, आप तो दोनों को अलग अलग मान लो, वो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? इसको दूसरा मेथड समझा देता हूं समझाने का, ठीक है? क्या हाँ. आप यहां पे एक अलग स्ट्रिंग मान सकते हो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ सर, राइट? और मैं हाँ. क्या कर सकता हूं, और समझने के लिए मैं इसको अलग स्ट्रिंग मान लेता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझने के लिए मैं देख सकता हूं कि भाई ये दोनों अलग स्ट्रिंग्स हो गई, तो दोनों का जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन सेम हो। हाँ सर, फिर तो ठीक। समझ में आ रही बात? बट मोशन ऐसा होगा कि ये इधर भी x से ऊपर जाएगा, इधर भी x से ऊपर जाएगा, क्लियर है? हाँ सर, राइट? तो अब वो डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले केस में बीच में ऑब्जेक्ट नहीं था तो दोनों का सेम रहेगा, बट नीचे वाले में बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो जरूरी नहीं है सेम हो। क्लियर है पॉइंट? यस सर। लोअर योर हैंड। हर्ष बोलो जल्दी। सर प्रीवियस वाले सम में हम वो पुली पे एफ नेट 0 करके फिर टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे ना? पुली पे एफ नेट 0 ही किया है बच्चे, तभी तो टेंशन की वैल्यू निकाली, ऊपर टूटी नीचे टूटी, और वैल्यू नहीं निकाल सकते हो आप, और कैसे निकालोगे? ऊपर टी और 2t minus 10g is equal to 0, therefore 10g नहीं, एक मिनट, 10g उस पे नहीं लग रहा है, 10g ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। 10g तो 10 kg का वेट है, पुली का वेट थोड़ी है, तो 10g कैसे लगा रहे हो पुली पर? अच्छा, पुली पे तो पुली का वेट लगता है ना। समझ में आई बात? हाँ सर, राइट? सो आई गेस यहाँ तक क्लियर है। पेज 122 तक भेज दूंगा, कंप्लीट करके रखना। वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई कैन नॉट सी एनी अदर